टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इक्विटी शेयर्स आपके पास में है 24 लाख। ये टेस्ट 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके पास में कंपनी, और क्या क्या कैपिटल्स है, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स है। इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से 24 लाख बुक वैल्यू दे रहा है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 9% वाले, 9% मतलब कि ये आपके पास में डिविडेंड रेट होगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले, 4 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू के हिसाब से। 11% डिबेंचर्स है 12 लाख आपके पास में बुक वैल्यू के हिसाब से, टोटल कैपिटल हो जाती है 40 लैक्स। इसके बाद नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, नीचे इंफॉर्मेशन में कहता है कि नीचे इंफॉर्मेशन में कहा है कंपनी हैज़ पेड इक्विटी डिविडेंड 25% इक्विटी डिविडेंड पे किया जा रहा है लास्ट ईयर, विच इज़ लाइकली टू ग्रो का मतलब मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर्स में बता चुका हूँ, ग्रोथ रेट होता है जो कि 5% है एवरी ईयर के हिसाब से, मतलब कि फिक्स आपके पास में 5% है। ओके। इसके बाद करंट मार्केट प्राइस जो है वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस 200 रुपीज़ है, और आगे कहता है टैक्स रेट जो है वो 30% है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है। कहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है हर एक यहाँ पे सोर्सेज के, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना है। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीधी सी बात है, सिंपल है। सबसे पहले अगर हम निकालें इक्विटी शेयर्स के लिए तो सॉल्यूशन में पार्ट 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर हम देखें तो सबसे पहले इक्विटी का निकाल लेते हैं। आप कोई भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले इक्विटी ही निकालना पड़े। तीनों के ही निकालने, 3 ही सोर्स है। इक्विटी का सबसे पहले निकाल लेता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर हम देखें तो कहा है कि आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से, और क्वेश्चन में कहा है कि ग्रोथ है 5%। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए टोटल 5 फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे। 5 फॉर्मूले में से एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे ग्रोथ आता है, वो है गॉर्डन्स मॉडल, जहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था कि E इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, और ये फॉर्मूला कंप्लीट। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अगर देखें तो D1 कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। D1 आपके पास में कहता है, डिविडेंड के बारे में कहा है कि पेड, कंपनी ने डिविडेंड पे करा है 25%। अब यहाँ पे परसेंटेज है, अमाउंट गिवन नहीं है, तो परसेंटेज किस पे होता है? ऑलवेज ईपीएस पे होता है। डिविडेंड तो ईपीएस पे ही होता है। हमने पढ़ाया था कि सर आपके पास में इनकम स्टेटमेंट में जो लास्ट पार्ट होता है वो है ईपीएस। ईपीएस में से कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट डिविडेंड बांट देती है और कुछ पार्ट आपके पास में रिटेन रखती है कंपनी, ठीक है। कंपनी के पास रिटेन अर्निंग रहती है, रिटेन। तो इस बार भी कंपनी ने कुछ इस तरीके का ही काम किया है। टोटल यहाँ पे कहता है कि जितना भी ईपीएस है कंपनी के पास में, उसमें 25% डिविडेंड बांट दिया है, ठीक है। तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो रिटेन अर्निंग में है। टोटल ये चीज़ कहना चाहता है। तो 25% डिविडेंड बांट दिया है। हमें तो डिविडेंड का ही काम है, रिटेन अर्निंग का कुछ काम नहीं है। रिटेन अर्निंग डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे D1 हमें चाहिए, और यहाँ पे कहता है कि पेड है, मतलब कि ये D0 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डिविडेंड जो है वो पेड है 25%। तो D0 की इन्फॉर्मेशन है। D0 निकालने के बाद अगर D0 हमें पता होता है, D1 डायरेक्टली नहीं पता, तो बताइए कैसे निकलेगा। D1 का फॉर्मूला होता है D0, अगर आपको पता है तो उसमें सिंपली आपको ग्रोथ ऐड कर देना है, ठीक है। अब D0 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास में काम ख़त्म हो जाएगा। D0 25% कहता है, तो सिंपली हमें यहाँ पे ईपीएस कितना है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या है आपके पास में इनकम स्टेटमेंट। तो सीधी सी बात है, आपके पास में जो वैल्यू है शेयर की वही आपका ईपीएस बना रहेगा। मतलब कि 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से इक्विटी शेयर है तो वही ईपीएस है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ क्या है, ईपीएस, ठीक है।
तो 100 का 25% मतलब कि ₹25 क्या होगा, D0 पेड है इसलिए ये D0 रहेगा, और 75 क्या होगा, रिटेन अर्निंग, लेकिन रिटेन अर्निंग का काम नहीं है, तो D0 में मिल चुका है ₹25, जिसमें अगर ग्रोथ ऐड कर देंगे तो D1 मिल जाएगा, ग्रोथ ऑलरेडी गिवन है 5%, और यहाँ पे अगर 25 + 5% करें, 25 + 5%, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 26.25 रुपीज़ लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 26.25, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे 26.25, और P0 तो आपको गिवन है मार्केट प्राइस 200, इक्विटी शेयर्स की है मार्केट प्राइस, और किसी कैपिटल की मार्केट प्राइस नहीं है, इक्विटी शेयर क्लियरली लिखा है, और प्लस ग्रोथ आपके पास में कितना है 5%, मतलब कि 0.05 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म, ये क्वेश्चन नहीं कैपिटल, ये आंसर ख़त्म। 26.25 डिवाइड बाई 200 और प्लस 0.05, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.18125। कोशिश करिए कि पॉइंट के बाद आप मिनिमम 4 डिजिट लिखे ही लिखे, ठीक है। मैंने आंसर शीट एक चेक करी थी जहाँ पे आपके पास में पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लिखे थे। कोशिश करिए 2 नहीं, आप मिनिमम 4 डिजिट लिखे। क्वेश्चन बता रहा है कि 2 ही डिजिट लिखिए तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो मिनिमम आपको 4 डिजिट लिखने ही लिखने होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था सर पॉइंट, और साथ में आप यहाँ पे परसेंटेज में भी लिख के आएंगे। परसेंटेज 18.125% आपके पास में बनेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल का आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब बाकी तो छोटे मोटे बात है क्योंकि उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए प्रेफरेंस शेयर में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक इरिडीमेबल, रिडीमेबल। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब रिडीम होने वाला है, क्या है रिडीमशन वैल्यू, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सीधी सी बात है, इरिडीमेबल का फॉर्मूला पुट करना है। इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, इरिडीमेबल का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है। तो हेडिंग दे दीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फॉर्मूला क्या होता है, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एनपी, या फिर P0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे पीडी कितना है, मैंने कहा था जो परसेंटेज होता है, हमने वह ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ रखा है 9%, तो 9% आपका पीडी है। 9% किस पे, 100 पे, ठीक है। तो 9 रुपीज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ना कि आपको कोई बात समझा रहा हूँ। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उतना हम बता दें। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि आपके पास में मार्केट वैल्यू कितनी है, तो प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं गिवन होती तो सिंपली हम उसे इग्नोर करते हैं और वही आंसर आ जाता है जो प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था, राइट। तो ये चीज़ आ जाती है 9% आपका आंसर, ठीक है। 9% या फिर 0.09 का है आपके पास में, दोनों आंसर रहता है, ठीक है। तो 0.09% या 0.09 भी लिख सकते हैं, 0.09। तो बेसिकली मार्केट प्राइस अगर गिवन नहीं होती तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। PD इज इक्वल टू मार्केट प्राइस यहाँ पे आ जाता है। PD जो है वही आपका आंसर बन जाएगा 9%, ठीक है। बेसिकली इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम करके आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास में है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कौन सा रहता है, नेक्स्ट पॉइंट रहता है कौन सी कैपिटल है, अब कैपिटल है 11% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स ये है यहाँ पे डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स में क्या है, डिबेंचर्स में आपको फॉर्मूला क्या रहता है, तो डिबेंचर्स में भी 2 फॉर्मूले, एक रिडीमेबल इरिडीमेबल का है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीधी सी बात है, इरिडीमेबल का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है सर, इंटरेस्ट है माइनस टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे, एनपी। एनपी की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मार्केट प्राइस सिर्फ एक ही चीज़ की गिवन है, वो इक्विटी शेयर, ना ही डिबेंचर और ना ही प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, एनपी को इग्नोर करके चलिए।
जो यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट है वही क्या बन जाएगा सर, आपका परसेंटेज। लेकिन ध्यान रहे सर, डिबेंचर्स का केस है तो वहाँ पे हमें टैक्स माइनस करना है, मतलब कि 11% ही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वही बन जाएगा, लेकिन इसमें टैक्स माइनस करना होता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है डिबेंचर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर के केस में कुछ भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट है 11 रुपीज़, 11% मतलब कि 100 का 11% मतलब कि 11 रुपीज़, माइनस टैक्स कर देंगे। टैक्स क्वेश्चन में गिवन है तो टैक्स गिवन है 30% है, तो 11 माइनस 30%, तो ये कैपिटल भी आपको मिल जाएगी 11 माइनस 30%, मतलब कि 7.7%। या फिर हम कहें 0 पॉइंट डिवाइड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 0.077। सबकी कैपिटल आ चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे हमें सिंपली एक अब वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन दिखा देना है। तो फर्स्ट पॉइंट ख़त्म, जो कि पूछा था कि कैपिटल निकालिए, फर्स्ट पॉइंट ये ख़त्म। अब वर्किंग कैपिटल जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, कहा था हमने। यहाँ पे सिंपली सेम फॉर्मेट रहता है। WACC का फॉर्मेट एक फिक्स फॉर्मेट होता है, जहाँ पे हम लिखते हैं ये आपके पास में कैपिटल का नेम, मतलब कि कैपिटल क्या है आपकी, और कैपिटल का अमाउंट, जो कि ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है। और इसी के बेस पे हमारा एक कॉलम बन जाता है वेट, जो हमें निकालना होता है, इसलिए हम ये पहले दो कॉलम बनाते हैं। वेट के बाद आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉलम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने अभी अभी निकाला, और WACC आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना होता है। तो यहाँ पे इतनी सी चीज़ आपको करनी है, ये अमाउंट का कॉलम, ये वेट, WACC और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉलम, कंप्लीट। सिंपली हमें यहाँ पे निकालना है, टोटल 3 है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, और डिबेंचर्स। टोटल 3 ही आपके पास में कैपिटल से डिबेंचर्स। तो इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। अमाउंट बता दीजिए, क्वेश्चन में गिवन होता है अमाउंट 24, 4 और 12। 24 लाख, 4 लाख और 12 लाख, और कुल मिला के आपके पास में 14 आ जाता है एक बार में। 24, 4 और 12, हाँ। तो टोटल कुल मिला के 40 लैक्स आपके पास में आ जाते हैं, 40 लैक्स, ठीक है। 40 लैक्स आपके पास में आ जाते हैं। वेट निकालेंगे, 24 डिवाइड बाई 40 लाख, तो यहाँ पे आपके पास में 0.6। लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसे डिटेल में। 4 डिवाइड बाई 24, 4 डिवाइड बाई 40, तो 0.1, 0.1, और 12 डिवाइड बाई 24 मतलब कि 0.5। इसका टोटल करेंगे, ऑलवेज 1 ही आना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.5, तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 0.3 है, 0.3। तो टोटल करके एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको तुरंत गलती पता चल जाए। तो 0.3, हाँ अब 1 आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, इसका टोटल 1 आ रहा है, ये हम लेक्चर में बता चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल चुके हैं। बताइए इक्विटी की कितनी आई थी, 0.18125। ऑलवेज पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो लिखिए ही लिखिए। क्वेश्चन ने अगर कुछ भी नहीं कहा है तो 4 डिजिट लिखेंगे, 125। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.09, 0.09, और डिबेंचर आपके पास 0.077। मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेटेड एवरेज आ जाएगा 0.6 इंटू 0.18125। इसके बाद 0.1 इंटू 0.09, ये 0.009 आएगा। 0.3 इंटू
0.077, तो ये आएगा 0.0231। टोटल कर लेंगे इसका, यहाँ पे आपका आंसर 0.14085 ये आपका आंसर आएगा। और मैंने कहा है ऑलवेज आप दोनों चीज़ दिखा के आएंगे, मतलब कि पॉइंट में और परसेंटेज में भी, मतलब कि इंटू 100 करेंगे 14.085%। ये दोनों तरीके से आप आंसर दिखा के आएंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है और इतना सही क्वेश्चन होता है, फास्टली आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेन ना करे तो बस 4 मिनट का काम होता है, ये आपके पास में हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स है, और ये परसेंटेज भी गिवन है और अमाउंट गिवन है। इसके बाद कहता है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। ये पॉइंट वाइज आपको कैपिटल के बारे में बताता है, तो हम कैपिटल को मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये पॉइंट किसकी कौन सी कैपिटल की रिलेट करता है, राइट। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेट करता है। कहता है मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ गिवन है, कंपनी पेड डिविडेंड पेड है, ओके, 14.07 पर शेयर के हिसाब से। और 7 ईयर अगो जो है कहता है कि डिविडेंड पे किया था वो 10 रुपीज़ है। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में करवा चुका हूँ, आपको पता ही होगा, हमने कराया था, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है रूट का, जिसे सोल्व करने का तरीका भी हमने सीखा था। एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो 16 है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि प्रेफरेंस शेयर, सेकेंड पॉइंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, ओके। कहता है रिडीमेबल है 6% प्रीमियम के हिसाब से। तो रिडीमशन वैल्यू भी गिवन है कि रिडीम कैसे करेंगे 6% प्रीमियम के हिसाब से, लेकिन 5 साल बाद। और कहते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो 104 है, ठीक है। इशू प्राइस गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इशू प्राइस लेना या फिर मार्केट प्राइस, एक ही चीज़ गिवन है करंट मार्केट प्राइस, तो वही हमें नेट प्रोसीड में ले लेना है। इसके बाद 12%, ये थर्ड पॉइंट आपका डिबेंचर्स से रिलेटेड है, तो उसे हाईलाइट कर लिया। कहते हैं कि रिडीमेबल जो है आपके पास में है, ठीक है, 20% प्रीमियम के हिसाब से। तो इस बार भी यहाँ पे अमाउंट दे रखी है कि रिडीम्शन कैसे करेंगे 20% प्रीमियम के हिसाब से। अच्छा, अगर रिडीम्शन अमाउंट नहीं गिवन हो तो हमें 100 ले लेना होता है, ठीक है, जो फेस वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे रिडीम्शन अमाउंट गिवन है तो फिर वही लेना है। कहता है डिबेंचर रिडीम हो गए 10 साल बाद। फ्लोटिंग कॉस्ट इस बार इसने दे रखी है डिबेंचर्स पे है 5 रुपये, ठीक है। तो फ्लोटिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 3 से 4 क्वेश्चन हमने करवाए थे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स पे, 40% टैक्स रेट आपका रहेगा। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंस के लिए एक्सपांसन प्लान यहाँ पे अप्लाई किया है। अब एक नया पॉइंट है, कंपनी चाहती है कि एक एक्सपांसन प्लान अप्लाई करे। कहता है कि ये जो प्लान है उसके लिए वो कह रहे हैं कि बोरो करेंगे 15% लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, 30 लाख रुपीज़ वाली। कहता है फाइनेंशियल डिसीजन है कि एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड जो है वो 16 रुपये अभी चल रहा है, कहता है इंक्रीज हो जाएंगे 18 रुपये, मतलब कि 18 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि इसी से आपके पास में मार्केट प्राइस जो है इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा। अभी की मार्केट प्राइस कितनी चल रही है 80, ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी, ये कह रहा है। डिविडेंड अभी कितना पे कर रहे हैं 16 के हिसाब से, लेकिन कितना हो जाएगा 18 के हिसाब से अगर प्लान अप्लाई किया तो, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टर्स रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न जो है इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशन, ठीक है। ये एक्सपेंशन प्लान की बात हो गई। अब कहता है क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है। कहता है टेकिंग बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट मतलब कि यहाँ पे एक ही अमाउंट गिवन है, इसको आपको मद्देनज़र रखते हुए अपना वेट निकालना है और आपको इसका सॉल्यूशन करना है। लेकिन यह कौन सा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, एग्जिस्टिंग, मतलब कि एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, यहाँ पे 2 सिचुएशन है। देखिए अगर ये चीज़ की बात करूँ, ये पॉइंट इतने पॉइंट तक आपको कौन सी सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग। लेकिन इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इस पॉइंट के अंदर आपको कौन सी सिचुएशन कह रहा है,
ये पॉइंट में आपकी जो है क्या बन जाती है, एक्सपांसन प्लान, मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसके बेस पे हमें सॉल्यूशन बताइए, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है आफ्टर द एक्सपांसन प्लान, मतलब कि एक्सपांसन प्लान को अप्लाई करें फिर क्या वेटेड एवरेज होगी, दोनों तरीके से बताइए। तो दोनों तरीके से बता देंगे। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग ही बता देते हैं, तो हेडिंग दे देंगे एग्जिस्टिंग, WACC एज पर एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले हम आंसर दे देते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट ही क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने बताया था फॉर्मेट आपका फिक्स है, कैपिटल, नेम क्या है वो बताइए। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट कॉलम, अमाउंट क्या है वो बताइए। इस दोनों के बेस पे वेट क्या है वो बताइए, और आपके पास में वेट निकलने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो बताइए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC निकल के आ जाएगा। WACC कैसे निकलेगा, तो वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही करना होता है। तो यहाँ पे बस इतना सा काम करना है, आंसर आपके पास में। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। फॉर्मेट बना दिया है, वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं मिला वो वर्किंग नोट में हम ढूंढ लेंगे। सबसे पहले कैपिटल्स कितनी है सर, 3 ही कैपिटल है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डिबेंचर्स है। ओके, लिख देते हैं इक्विटी, एग्जिस्टिंग में तो 3 ही है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, आप पूरे का पूरा लिखना चाहिए एग्जाम में, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस तरीके से, डिबेंचर्स। ओके, अमाउंट बता दीजिए। अमाउंट है 30, 10 और 10, 30 लैक्स, 10 लैक्स और 10 लैक्स। तो आपका टोटल बन जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 50 लैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बेस पे वेट आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 50 करिए, 30 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू करेंगे 0.6, 10 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू करेंगे 0.2, और 10 डिवाइड बाई 50 मतलब कि 0.2। अब इसका टोटल भी करेंगे, क्या 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है तो हमें कैलकुलेशन वापस से देखनी पड़ेगी, कहीं कहीं गलती है। लेकिन इसका टोटल करें तो 1 आ रहा है, ओबियसली आपके पास में 99% चांस है कि ये सब कुछ सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन उससे रिलेटेड टोटल 4 पॉइंट हमें गिवन है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेना है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का पॉइंट दे रखा है, तो वर्किंग नोट में इक्विटी शेयर कैपिटल का ही यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ही दिख रहा है कि ये ग्रोथ की बात कर रहा है। 7 साल पहले कुछ इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ यहाँ पे, बस अमाउंट अलग है कि 7 साल पहले इतना पे कर रहे थे, आज इतना पे कर रहे हैं। ग्रोथ की बात कर रहा है इन शॉर्ट। तो ग्रोथ की बात करती है तो एक ही फॉर्मूला होता है यहाँ पे, KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ना कि कोई एक्सप्लेनेशन, राइट। D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। बताइए D1 कितना है। D1 तो आपको ऑलरेडी गिवन था यहाँ पे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड करके। यहाँ पे तो पेड था, लेकिन लास्ट में एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको गिवन है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब कि करंट आपका जो है यहाँ पे जो पे करने वाले हैं वो 16 रुपीज़ है। तो यहाँ पे D1 तो आपको ऑलरेडी गिवन है 16,
डिवाइड बाई P0 मार्केट प्राइस। P0 भी क्या क्वेश्चन में गिवन है। P0 की बात करें, हाँ 80 रुपीज़ आपको गिवन है, तो P0 भी आपको गिवन है 80। जी के लिए, ग्रोथ के लिए सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ग्रोथ यहाँ पे बड़े आराम से निकाल लेंगे आप। बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला था सर। ग्रोथ अगर आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है तो दो फॉर्मूले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है कि कुछ साल पहले इतना पे करते थे, आज इतना पे किया है, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला रहता है, एक रूट दिया जाता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है यहाँ पे डी आपके पास में, यहाँ पे ज़ीरो जो आपने पे करा लास्ट ईयर में, मतलब कि करंट में आपने लास्ट में कब पे किया वो D0 है, और यहाँ पे DN होता है, और यहाँ पे लिखा जाता है एन। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला याद करवाइए, मैंने करवाया था, क्वेश्चन भी करवाया था, राइट, इस तरीके का सेम क्वेश्चन करवाया था। तो बताइए एन कितना है, तो कहता है 7 साल है, तो एन 7 साल है 7। बताइए D0 मतलब कि लास्ट आपने जो डिविडेंड पे करा वो कितना है, तो कहता है कि डिविडेंड पेड, कंपनी ने पेड मतलब कि लास्ट आपने कब पे करा वो चीज़। ठीक है, कितना पे किया, लास्ट हमने पेड किया है 14.07, 14.07। ठीक है, डिवाइड बाई DN, DN कितना है, DN आपके पास में, DN का मतलब जितने भी ईयर की बात कर रहे हैं उससे पहले, इतने ईयर पहले आपने कितना पे किया था, तो 7 ईयर की बात कर रहा है, तो 7 ईयर पहले कितना पे करा था। DN का मतलब वो होता है 10 रुपये, तो डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रूट, अगर 14.07 डिवाइड बाई 10 करें तो यह आंसर आ जाएगा 1.407। ठीक है, इसे रूट को सॉल्व करने का तरीका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको सिंपली 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप अपना अमाउंट भी निकाल सकते हैं, राइट, अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो 5 स्टेप फॉलो कब करने होते हैं, जब आपको ये टेबल क्वेश्चन में ना गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप टेबल को इग्नोर करें, वो स्टेप 5 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन खुद ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसी में से ही आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कितने n इज इक्वल टू क्या है सर, n इज इक्वल टू कितने, मतलब कि ईयर कितना है, n इज इक्वल टू 7 है, राइट। आपको सिंपली वो टेबल में जाना है, यहाँ पे आई करके कुछ आपको गिवन होता है, आई करके। ठीक है, उसमें 7 को आपको ढूंढना है। 7 वाला बॉक्स कौन सा है सर, ये 5 है, ये 6 है, 7 वाला ये है सर, ये इसी बॉक्स में आपको आगे बढ़ना है, इसी बॉक्स में आगे बढ़ना है, और आपको देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, 1.407 कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले 7 में गए, 1.4 आपके 07, 1.407, 1. ये रहा आपका 1.407। ठीक है, 1.407 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका आंसर है। आपको सिंपली उस टेबल का ऊपर का रेट देख लेना है, वो कौन सा रेट है, 5%, तो डायरेक्टली आपको ग्रोथ मिल गया है 5%। ठीक है, इतना आसान रहता है अगर ये टेबल गिवन हो तो, G इज इक्वल टू 5%। ठीक है, ये इतना आसान रहता है आपके पास में अगर ग्रोथ गिवन हो, टेबल गिवन हो तो। ठीक है, और मोस्टली आप देखेंगे एग्ज़ाम में ऐसा टेबल गिवन होता है ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि यहाँ पे वो 5 स्टेप कभी आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, रेयर चांसेस है अगर वो कहेगा, लेकिन हमने सीख रखा है और वो 5 स्टेप बहुत ज़्यादा आसान लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, और सेपरेट वीडियो भी मैंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में ग्रोथ आ गया 5%, 5% मतलब कि 0.05। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे 16 डिवाइड बाई 80 प्लस 0.05, तो ये आंसर आ जाएगा 0.25। और मैंने ऑलवेज कहा है कि पॉइंट और परसेंटेज दोनों में लिख के आएंगे, मतलब कि 25% भी बाजू में लिख के आएंगे, दोनों का मतलब यहाँ पे एक। ठीक है, तो सबसे पहली इक्विटी कैपिटल तो मिल चुकी है, तो वहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.25, राइट। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे कैपिटल कौन सी है उसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे हम। सेकेंड आपके पास में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप यहाँ पे सोल्व करेंगे,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कौन सी है सर, रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल? तो यहाँ पे कहता है प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है और यहाँ पे रिडीम्शन की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ऑब्वियसली हमें रिडीम्शन का पूरा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करवाइए, पी डी, इसमें ऐड करेंगे आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई 2, नहीं सॉरी डिवाइड बाई यहाँ पे एन, और होल डिवाइड बाई हमें करना है आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका रहता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है क्वेश्चन में? डिविडेंड 8% वाले डिबेंचर है, तो 8% मतलब कि 100 रुपये का 100 शेयर होगा। ठीक है, नहीं भी कहा है तो भी 100 मान के चलते हैं, यहाँ पे कहा है 100 रुपये, तो यहाँ पे 100 इंटू 8% मतलब कि 8 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे आर वी कितना है, रिडीम्शन कितने में करने वाले, तो क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 6% प्रीमियम के हिसाब से, मतलब कि 100 प्लस 6% मतलब कि 106, रिडीम्शन वैल्यू 106 है, 106 माइनस एन पी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब कि मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन में क्या मार्केट वैल्यू गिवन है, आंसर इज यस। इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू दो चीज़ें गिवन होती है, तो हमें देखना पड़ता है एग्जिस्टिंग इशू है या फिर आपके पास में कोई पहले से एग्जिस्टिंग है, मतलब कि पहले से इशू हुआ है, या फिर फ्रेश इशू है, वो हमें चीज़ देखनी पड़ती है, वो हमने पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है, तो क्या ही सोचना, 104 है, लिख दीजिए 104। एन कितना है, एन का मतलब कितने ईयर में रिडीम होने वाला है, तो क्वेश्चन कहता है 5 साल, 5 साल के बाद रिडीम होगा, तो एन जो है वो 5 है, और यहाँ पे 106 प्लस 104 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 106 माइनस 104 डिवाइड बाई 5 प्लस 8, और ये आपका ऊपर आएगा 8.4। ठीक है, डिवाइड बाई हम करेंगे 106 प्लस 104 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 105। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा, 8.4 डिवाइड बाई 105, 0.08, और इसे परसेंटेज में लिखे तो और करके लिख के आएंगे 8%। ठीक है, तो 0.08 भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 0.08। इसके बाद यहाँ पे डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स में भी दो फॉर्मूले होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ये कौन सा है, कहता है रिडीमेबल है और रिडीम्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। थर्ड वन इज डिबेंचर्स, फॉर्मूला के डी इज इक्वल टू, इंटरेस्ट लिया जाता है जिसमें 1 माइनस टी किया जाता है, टैक्स माइनस कहता है। ठीक है, इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है इसलिए, डिविडेंड में नहीं मिलता, वो हमने पढ़ाया था। प्लस बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो प्रेफरेंस शेयर में होता है, आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मतलब कि परसेंटेज यहाँ पे देखना होता है 12%। 100 रुपये वाले डिबेंचर से 12% मतलब कि 12 रुपये, 12 रुपये। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 1 माइनस कितना था इंटरेस्ट, 35%। इंटरेस्ट सॉरी टैक्स 40%, 40% टैक्स है, 40% माइनस करना है। प्लस आर वी रिडीम्शन कितने में होने वाला है, कहता है 20% प्रीमियम के हिसाब से, मतलब कि 100 प्लस 20% मतलब कि 120 में रिडीम होने वाला है, रिडीम्शन वैल्यू 120 माइनस एन पी करेंगे डिवाइड बाई एन करेंगे और होल डिवाइड बाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एन पी कितना है, मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है मार्केट वैल्यू, कहता है 12% डिबेंचर है, रिडीम होने वाला है 20% प्रीमियम के हिसाब से आफ्टर 10 ईयर। फ्लोटिंग कॉस्ट आपको दे रखा है, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, राइट, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है। बताइए, आपको यहाँ पे नेट प्रोसीड में कोई चीज़ नहीं गिवन है, कितने में रिडीम होने वाला है, राइट, तो रिडीम कितने में होने वाला है वो तो आपको गिवन है, नेट प्रोसीड आपको नहीं गिवन है, मार्केट वैल्यू।
ना ही क्वेश्चन में हमें इशू प्राइस गिवन है, ना ही मार्केट प्राइस। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पे सिंपली हमें एज्यूम करना पड़ेगा 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ में ही हमने इशू किया होगा, तो 100 रुपीज़ मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें नहीं गिवन है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से एक लेना होता है। दोनों में से कोई भी नहीं गिवन है, तो क्या मान के चलेंगे 100 रुपये यहाँ पे जो गिवन है उतने में ही इशू किया होगा, ठीक है, एट अ पार, राइट। तो इशू हमने क्या मान के चलेंगे 100 रुपये, मतलब कि एनपी हमारा 100 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है। फ्लोटिंग कॉस्ट का मैंने कहा था एक ट्रीटमेंट होता है, क्या है ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो नेट प्रोसीड में से माइनस हो जाता है। तो नेट प्रोसीड हमारा कितना है 100 रुपये, 100 में से 5 माइनस कर देंगे 95, 100 में से 5 माइनस कर दिया, फ्लोटिंग कॉस्ट 95। और एन कितना है, कितने साल बाद रिडीम होने वाला है, 10 ईयर्स, तो एन कितना है 10, तो एन 10 है। बस काम ख़त्म, 120 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 है। सॉल्यूशन करेंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 120 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, तो ये डिवाइड बाई ये आपका रहेगा यहाँ पे 107.5, और ऊपर की बात करें तो 12 माइनस 40%, तो ये 7.2 है, प्लस ये सोल्व करेंगे 120 माइनस 95 डिवाइड बाई 10, 2.5। अगर इसका आंसर निकालें डिवाइड बाई 107.5 है, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.0933 नहीं 0 है, 0.0902 902, ठीक है। और करके परसेंटेज में भी लिख के आएंगे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 9.02%, ठीक है। तो यहाँ पे 0.092 0.0902 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिनिमम लिख के ही आएंगे। क्वेश्चन ने कुछ कहा है तो बात अलग है, बाकी मिनिमम 4 डिजिट आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.25 करेंगे तो ये 0.15, 0.08 इंटू 0.2, 0.016, 0.2 इंटू 0.0902, 0.01804। और यहाँ पे मैं जीटी प्रेस कर दूंगा। जीटी के बारे में ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बता चुका हूँ, ठीक है, क्या यूज़ होता है। डायरेक्ट आपको टोटल दे देता है, जो यहाँ पे बनेगा 0.18404, ठीक है। परसेंटेज में भी लिख के आएंगे, लेक्चर्स में ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ, 18.404%। लीजिए, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन ख़त्म। ये आपके पास में आंसर कुछ यहाँ पे इसका जो है 6 नंबर का मार्किंग होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 नंबर यहाँ पे होंगे, और 4 नंबर जो है वो सेकंड क्वेश्चन के लिए रहेगा, राइट। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन नंबर, एज पर WSEC, एज पर क्या है सर, वर्ड यूज़ करा है, जो वर्ड यूज़ करा है वही लिखना पड़ेगा। तो आफ्टर यहाँ पे एक्सपेंशन, ठीक है, एज पर एक्सपेंशन प्लान, एक्सपेंशन प्लान ब्रैकेट में लिख देंगे आफ्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। फिर जल्दी से फॉर्मेट क्रिएट कर देंगे, फॉर्मेट सेम रहता है हमारा। हमने कुछ इस तरीके से ही सिखाया है कि हमें एक ही फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, लेकिन ICI मॉड्यूल में देखेंगे चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई चेंजेस नहीं है। हमारा एक सेपरेट फॉर्मूला हमारे पास में फॉर्मेट है, वही ऑलवेज़ फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल ही कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम नेम लिखते हैं कौन सी कैपिटल है, और कैपिटल में 3 कैपिटल है हमारे पास में, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स। लेकिन अगर न्यू एक्सपेंशन कहा जाए तो ये 3 तो पहले एग्जिस्टिंग है,
लेकिन कहता है एक्सपेंशन में और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, जिसके लिए हम क्या करेंगे 15% वाली लोन इशू कर देंगे, तो हमारा एक कैपिटल और बढ़ जाएगा। वो क्या है? लोन। एग्जिस्टिंग है तो वो तो रहना ही रहना है, एक और बढ़ जाएगा लोन। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ और पैसों की ज़रूरत थी तो इसके लिए हमने लोन ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहला ये कैपिटल का कॉलम हमारे पास में कंप्लीट, कैपिटल का कॉलम कंप्लीट हो जाता है। लीजिए, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम कौन सा बनेगा? दूसरा कॉलम आपका बनेगा यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट आपके पास में बन जाएगा, और अमाउंट तो वही सेम रहना, एग्जिस्टिंग में तो कोई फ़र्क नहीं है। 30 10 10 30 लाख। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ रुपीज़ इन लैख, तो हमें लैख लिखना ना पड़े, रुपीज़ इन लैक्स। ठीक है, लीजिए रुपीज़ इन लैक्स 30 10 10। और कहता है लोन हमारे पास में कितना रहेगा? लोन न्यू एग्जिस्टिंग जो इशू किया वही अमाउंट रहेगा, तो लोन कितना इशू करना पड़ा? 30 लाख का, तो यहाँ पे 30 लाख लिख देंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन ख़त्म। टोटल लगा लीजिए, टोटल लगाएंगे तो 30 10 10 और 30, तो यहाँ पे 80, मतलब कि 80 आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा कॉलम बनता है? वेट। ठीक है, बेसिकली वेट का कॉलम बनाने के लिए ये दो चीज़ लिखी जाती है। वेट अभी निकल जाएगा 30 डिवाइड बाई 80 करिए, 0.375। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 80 करिए तो 0.125, यहाँ पे भी 0.125, और 30 डिवाइड बाई मतलब कि यहाँ पे 0.375। इस बार एक को टोटल कर लीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि 1 आ रहा है तो आंसर हो सकता है राइट ही वो, 0.125 और प्लस 375। तो हाँ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वेट में कोई गलती नहीं होगी 99%। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास में कंप्लीट। नेक्स्ट कॉलम बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है वो तो मेनली वही रहता है, लेकिन इक्विटी वगैरह में चेंजेस हो सकते हैं, तो एक बार हम ध्यान से कैलकुलेशन करते हुए करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, राइट। कई बार क्या होता है कि हम कुछ इशू करते हैं तो उसकी वजह से इक्विटी की अर्निंग वगैरह में चेंज होता है, उसकी वजह से रेट में चेंजेस हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। क्वेश्चन को देखेंगे तो अच्छा, क्वेश्चन में क्या चेंजेस होने वाला है वो तो खुद ही क्वेश्चन ने कहा है कि कहता है कि इसकी वजह से जैसे हम लोन इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या कहता है? कहता है इफेक्ट पड़ेगा 16 रुपये के जो अभी डिविडेंड पे कर रहे हैं ना, वो हो जाएगा 18 रुपये। ठीक है, ऑब्वियसली न्यू प्लान हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा सर? डिविडेंड बढ़ेगा, नॉर्मल सी चीज़ है। कहता है 18 रुपये हो जाएगा, लेकिन मार्केट में प्राइस जो है वो कम हो जाएगी 72, तो न्यू इक्विटी कैपिटल आएगी, तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल वो चीज़ नहीं आएगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा? नॉर्मली अगर देखिए, सीधी सी बात इतना ये याद रखिए कि अगर प्लान बदल रहा है तो मेनली इक्विटी पे ही इफेक्ट पड़ता है, तो इक्विटी पे आपको ध्यान से देखना होता है कि वो आपका जो है ऊपर का कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना। प्रेफरेंस डिबेंचर में रेयर केस में चेंजेस होते हैं, ठीक है, अगर चेंजेस हो गए तो क्वेश्चन बताएगा, वरना फिर कॉपी पेस्ट ही करना होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। चेंजेस इक्विटी कैपिटल में होता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन यह बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको गिवन है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 18 रुपीज़ हो जाएंगे डिविडेंड। वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, के डिवाइड बाई D1 डिवाइड बाई P0 और प्लस जी। ठीक है, D1 18 हो जाएगा क्वेश्चन ने कहा, मार्केट प्राइस 72 हो जाएगी। ग्रोथ आपका कितना है? वही 6% है ना, एक बार चेक कर लूँ, 18 रुपीज़ 72। ओके, ग्रोथ यहाँ पे कितना रहेगा? ग्रोथ यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा था ग्रोथ के बारे में, अच्छा हमने निकाला था, ग्रोथ कितना है? 5%।
तो ग्रोथ 5% है, वो तो हमने निकाला था। ग्रोथ तो कांस्टेंट रहता है, वो तो नहीं बदलता है, एक्सपेंशन कोई डालने से थोड़ी ना बदल जाएगा। बताइए 5% मतलब 0.05 भी लिख सकते हैं, 0.05। सॉल्यूशन करेंगे 18 डिवाइड बाई 72 प्लस 0.05 कितना आएगा 30%। ठीक है, तो 30% आपके पास में आंसर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की कोई बात नहीं करी, डिबेंचर्स की कोई बात नहीं करी, तो ऊपर जो कैपिटल था वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 8% 0.08 0.0902 यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट ही करना है। प्रेफरेंस 0.08 0.0902, ठीक है। और लोन के बारे में तो अभी कहा है तो वहीं से निकाल लेंगे। इक्विटी में अभी निकाला कितना है 30%, मतलब कि 30% मतलब कि 30 डिवाइड बाई 100 0.3, राइट। और लोन के लिए तो वो एक तरीके का डेप्थ ही होता है, डेप्थ में जैसे कैलकुलेशन होती है वैसा ही है, ठीक है। लोन में आपको यहाँ पे रिडीमेबल इरिडीमेबल ऐसा कुछ नहीं कहा होता है, सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि जो वो परसेंटेज होता है उसमें से टैक्स माइनस करिए, आंसर आपका आ जाएगा इसमें से, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। जो डिबेंचर्स में इरिडीमेबल में कैसे करते हैं आप कि अगर नेट प्रोसीड नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करते, वही कैपिटल अभी ऊपर का क्वेश्चन देखा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, लोन वगैरह में यहाँ पे वही चीज़ होती है नॉर्मली कि 15% लोन है तो उसमें से टैक्स माइनस करिए। 15% है मतलब कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 15 रुपये, ठीक है। 15% 100 का 15 रुपये होगा। 15 में से क्या माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स कितना है 40%, तो -40%। ये आ गया कैपिटल 9%। 9% मतलब कि डिवाइड बाई 100 करेंगे 0.09, 0.09। लो जी, ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको जीटी प्रेस करके आंसर बता देता हूँ। 0.375 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.125 इंटू 0.08 इज इक्वल टू 0.125 इंटू 0.0902 इज इक्वल टू 0.09 इंटू 0.375 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर जीटी प्रेस करूँगा यहाँ पे आंसर आपका आएगा, तो डायरेक्ट इसका टोटल आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा WACC का। मैं टोटल बता देता हूँ, यहाँ पे जीटी प्रेस करके मैंने निकाल लिया है 0.16752 इस तरीके से आ रहा है। परसेंटेज में भी लिख के आएंगे 0.16% या फिर परसेंटेज में लिखना है 16.7525% इस तरीके से आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास में पूरा का पूरा कंप्लीट। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इतना सा आपको काम करना होता है, छोटा सा क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे इतना 10 नंबर में पूछा जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती है। और जैसे ही हमने क्वेश्चन करे IC मॉड्यूल के, अगर वो किए है आपने अच्छे से, तो ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई दिक्कत थी। एक भी पॉइंट ऐसा नया नहीं था। ओबियसली इस क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है कि ग्रोथ में हम जो वो 5 स्टेप अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस टेबल से सॉल्व हो जाए, इस तरीके की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑलवेज यहाँ पे 3-4 रेट आपको ऑलवेज देगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से ढूंढ ना पाए, ठीक है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हमें पता है कि यहाँ पे जो n होता है उसी फ्लो को हमें देखना है, बाकी तो इग्नोर करना है, बाकी को तो इग्नोर करना है, ठीक है। बाकी को इग्नोर करना है, वही 7 दिखना है, उसी कॉलम में देख लीजिए कहाँ पे आंसर आ रहा है, काम खत्म, हमारा वही रेट है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें 2-3 वगैरह देता है ताकि स्टूडेंट उसे देख के घबरा जाए। बेसिकली अगर पहली बार टेबल देखा हो स्टूडेंट ने तो घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ गिवन है, ना कि घबराने के लिए, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैंने MCQ डाले थे, MCQ के आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। MCQ के आंसर क्या है, तो MCQ के आंसर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कि कौन से नेम से जाना जाता है, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या फिर स्ट्रक्चरल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, मैं बता दूँ यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है, यहाँ पे पहला, सेकेंड और तीसरा, ठीक है। तीनों चीज़ें करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन चौथा जो है वो इनकरेक्ट है। चौथा कोई रेट वगैरह नहीं होता है, वो ऐसा ही नाम दिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका आंसर आएगा। तो 1 2 3 कौन सा है सर, बी। तो बी इज़ आपको करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद
सेकंड क्वेश्चन क्या था, इन द केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ पे कैलकुलेट होता है। मैंने आपको लेक्चर में ही बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज आपके पास में फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आंसर सी। इसके बाद कैलकुलेट करिए कि यार सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपके पास में, सेम क्वेश्चन आपके पास में नोट्स में भी मिल जाएगा, नोट्स में मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा है, देखेंगे कैसे के आर निकालते हैं सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर क्वेश्चन में गिवन है और उससे ही आपको के आर निकालना है तो सिंपली मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेटर में लिखिए, 20 है तो 20 लिखिए, इसमें से माइनस कर देंगे सबसे पहले फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए -5%, तो ये आपके पास में आ जाएगा 19। ठीक है, बस उसमें से आपको जो अगर पर्सनल टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है तो वो माइनस कर देंगे, तो -35%, आपके सामने आंसर आ जाएगा 12.35। लीजिए, क्वेश्चन सेम करवा चुका हूँ मैं आपके पास में, आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपके टेलीग्राम चैनल पे, मैंने अवेलेबल करवा दिया है। और यहाँ पे तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल, आपको फ्री के नंबर है सारे के सारे, चारों के क्वेश्चन जो है, चारों क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, चारों क्वेश्चन मैंने इजी डाले थे। यहाँ पे सिंपली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना था। क्या करना था सर, सिंपली मल्टीप्लाई करना था, आंसर आपके पास में 0.25 इंटू 0.1041 इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 0.75 इंटू 0.1, दोनों का टोटल कर लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.1010। ये बी आपका आंसर, लीजिए करेक्ट आपके पास में 0.1010। लीजिए, सारे के सारे आंसर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। ये था आपका ऑल ओवर आपके पास में टेस्ट सीरीज़ आपके पास में 1। ठीक है, टेस्ट 1 जो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेस्ड रहता था। ठीक है, तो ये आपके पास में टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टेस्ट आपके पास में आएगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं।